हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। काफ़ी दिनों से कॉमन कमेंट मुझे पढ़ने को मिल रहा था कि सर इस पर कोई वीडियो बनाइए कि फादर को बच्चे की कस्टडी कैसे मिले, स्पेशली जब बच्चा जो है वो गर्ल चाइल्ड है तो फादर को कस्टडी कैसे मिल सकती है। तो इस पर एक वीडियो बनाए। तो देखिए, आज मैं आपको इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। ऐसे जो भी लोग हैं कि जिनको लगता है कि उनके मैट्रिमोनियल विवादों की वजह से उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, या कुछ मामलों में जहां पत्नी बच्चे को अपने साथ ही लेकर के चली गई है और अब बात नहीं करवा रही है, या फिर नंबर ब्लॉक कर दिया है, वीडियो कॉल भी नहीं करने देती, कभी गलती से कॉल उठ जाए तो कहती है कि बच्चा सो रहा है, या बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, या बच्चा बाहर गया है, या बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, एक्सेट्रा, लेकिन आपको बात नहीं करने देती है। आपका अपने बच्चे से बॉन्ड टूटने लगता है और आप इमोशनली काफ़ी टूटे हुए होते हैं, और आप उस समय पर किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि आपको बच्चे से कम कुछ कनेक्शन बने, क्योंकि अगर काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद कस्टडी की बात आती भी है तो तब तक बच्चा आपको भूल जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, स्पेशली उन मामलों में जहां पे बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तो बहुत पीड़ा महसूस करता है पिता, क्योंकि माँ के पास कम से कम उसका बच्चा तो है और कुछ मिले ना मिले, लेकिन पिता के पास वो भी नहीं है। तो ऐसे में वो पिता बच्चे की कस्टडी कैसी ले। तो आज इस विषय पर आपको खुल करके मैं समझाने वाला हूं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको निरंतर मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लेकिन समस्या एक आ जाती है कि आप तो मुझे जानते हैं, आपने वीडियो में मुझे देख लिया, काफ़ी टाइम से एक कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन आप में से अधिकतर लोग जब मेरे सामने आते हैं तो कई बार मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। वो देख रहे होते हैं एक आशा से कि मैं बात करूंगा, लेकिन मैं तो पहचानता ही नहीं हूं, तो मेरी भी गलती नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के चैनल को जरूर फॉलो कर लें, ताकि हमें पता तो चले कि जो लोग कमेंट्स करते हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो कौन कौन लोग हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, कुछ कनेक्शन तो हो, ताकि कहीं पे दिखो तो पहचान तो लें, बात तो कर लें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हो सकता है शायद आपको भी अच्छा लगे। देखिए, बच्चे की कस्टडी का जहां तक प्रश्न होता है, पहले हम उन मामलों की बात कर लेते हैं जहां पर बच्चे की एज कम होती है। बच्चे की एज 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, यानी 5 साल से कम कम है। अब पिता को कस्टडी कैसे मिलेगी? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत यह है कि बच्चे की जो कस्टडी है वो जब बच्चा 5 साल के हो जाएगा उसके बाद ही पिता को मिल सकती है, यानी आपको फुल कस्टडी नहीं मिल सकती। तो अब आपको केवल, अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो विजिटेशन राइट मिल सकते हैं। विजिटेशन राइट में क्या क्या आ गया? आप बच्चे से मिलने का अधिकार पा सकते हैं, कि कोर्ट ने कह दिया कि महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, जैसा भी कोर्ट सही समझे मामले की परिस्थितियों के अनुसार, या फिर वीडियो कॉल या फिर फोन कॉल पे बात कर सकते हैं। इस तरह के रिलीफ आपको मिल सकते हैं विजिटेशन राइट्स के अंतर्गत। तो विजिटेशन राइट के लिए आपको एक सिंपल काम करना है कि जो भी आपका हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा है, उसी केस के अंतर्गत आप सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर दें और उसमें बच्चे के विजिटिंग राइट्स को क्लेम कर लें। वहां पे आपको बच्चे का विजिटिंग राइट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोर्ट उसको डिनाई कर दे, क्योंकि एक इमोशनल एंगल है, कोर्ट भी उसको समझता है। आपको अधिकतर मामलों में बच्चों का विजिटेशन राइट मिलता ही मिलता है, मतलब कि आप 20 दिन में, 25 दिन में, महीने भर में, जैसा भी कोर्ट ऑर्डर करेगा, उन्हें बच्चे को आपसे मिलवाने के लिए ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो आप पहला काम तो ये कर सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा है, 5 साल से कम है। अब सेकंड कंडीशन, जहां पे बच्चा 4.5 साल का, 5 साल का या 5 साल से ज्यादा का है, ऐसे में पिता कस्टडी के लिए क्या करें? तो ऐसे में आप फुल कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट इसके लिए काफी अच्छा एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत आप एक केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये केस आप कहां फाइल कर सकते हैं? ये केस आप उसी जगह पे फाइल कर सकते हैं जहां भी आपका बच्चा वर्तमान समय में निवास कर रहा है। और इस केस में अपने पक्ष में रेमेडी लेने के लिए आपको क्या साबित करना पड़ेगा? कि उस बच्चे का वेलफेयर आपके साथ ज्यादा है, उनके साथ कम है जिनके साथ वो करंटली रह रहा है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि यहां पर अपने आप को बहुत रिच दिखाने की कोशिश करते हैं, या अपना स्टेटस बहुत हाई दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट को लगे बच्चे का वेलफेयर आपके साथ है। तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है आपके मेंटेनेंस केस से, क्योंकि पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाला हुआ होता है। वहां पे आप दिखा रहे होते हैं कि आपके ऊपर इतनी सारी लाइबिलिटीज हैं, आप असमर्थ हैं उसको उतना पैसा देने में, और अपने स्टेटस को लो करके दिखा रहे होते हैं, और चाइल्ड कस्टडी में आप अपने स्टेटस को अप करके दिखाते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का जो फायदा है वो अपोजिंग काउंसिल अपने मेंटेनेंस केस में उठा सकता है। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना। और ऐसा भी नहीं है कि अपने स्टेटस को, अपने को ज्यादा रिच दिखा के आपको बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी। तो कस्टडी की जो पिटीशन होती है वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में बनाई जाती है, यानी ऐसे कि ऐसा भी ना लगे कोर्ट को कि भाई इस बंदे पे बच्चे का लालन पालन करने के लिए पर्याप्त साधन ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आपका स्टेटस बहुत ही ज्यादा है ये, क्योंकि बच्चे का वेलफेयर सिर्फ आपकी स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लाइक आप ड्रिंक नहीं करते, आप स्मोक नहीं करते, तो बच्चे का फ्यूचर आपके साथ ज्यादा अच्छा है। और जहां पे वो भी बच्चा रह रहा है वहां पे अगर उनके घर में कोई ऐसा है जो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है,
तो ऑब्वियसली कोर्ट देखेगी कि इसका बुरा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। इसी प्रकार से यदि आप एक अच्छे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और आपके ऊपर कोई केसेज नहीं चल रहे हैं मैट्रिमोनियल के अलावा, तो कोर्ट देखती है कि हाँ भाई इसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहे हैं, तो वहां पे भी बच्चे का वेलफेयर आपके साथ माना जाता है। हो सकता है जिनके साथ बच्चा रह रहा हो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस दर्ज हो पास्ट में या प्रेजेंट में, तो उस चीज का भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो आप इस चीज को भी कोर्ट के सामने लेकर के आ सकते हैं। अगला, यदि अपोजिंग पार्टी के घर में कुछ ऐसा केस रहा है जो कि लीगली और सोशली सही नहीं कहा जा सकता है, तो उस चीज को भी आप कोर्ट के सामने ला सकते हैं कि वहां पे तो ऐसा माहौल है, तो मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो वहां पे सेफ नहीं है, मेरे बच्चे का फ्यूचर मेरे साथ ज्यादा सेफ है, मैं उसकी अच्छी टेक केयर कर सकता हूं। या फिर कई मामलों में ऐसा होता है कि जो आपकी पत्नी होती है वो दूसरी मैरिज करने की सोच रही होती है, या कुछ मामलों में ऐसा भी पाया गया है कि जो पत्नी होती है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है और उसने बच्चे को अपने माँ बाप के पास छोड़ा होता है और खुद अपने जो भी बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ में रह रही होती है कहीं दूसरी जगह, ऐसा भी है। तो ऐसे में भी आप ये कह सकते हो कि ये स्थिति बहुत ही गलत है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी माँ का अगर किसी और के साथ अफेयर है, कल को उसको ये पता चलता है तो उसकी मेंटल स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपसे ज्यादा केयर कोई रिश्तेदार उस बच्चे की नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कोर्ट के सामने बहुत ही समझदारी के साथ अगर लेके आते हैं तो चाइल्ड कस्टडी का जो ऑर्डर है वो आपके फेवर में हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चाइल्ड कस्टडी के केस में आप इंटरिम कस्टडी के लिए भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हो। उससे ये होगा कि सबसे पहले वही एप्लीकेशन डिसाइड होगी, जैसे मेंटेनेंस के केस में पहले लड़की की इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होता है, उसी तरह से इंटरिम कस्टडी की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी, तो उस पर कुछ ना कुछ ऑर्डर हो जाएगा, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ राइट्स आपको बच्चे के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि कंप्लीट ऑर्डर होने में, फाइनल जजमेंट आने में टाइम लग जाता है, तो ताकि तब तक बच्चे से आपकी बॉन्डिंग बनी रहे उसके लिए आप इंटरिम कस्टडी की एप्लीकेशन जरूर फाइल करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।